नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट मध्यकालीन भारत मिडिवल इंडिया 1206 से 1740 एडी 1206 टू 1740 एडी। यूनिट फोर्थ मराठा उत्थान शिवाजी की उपलब्धियां, राइज ऑफ मराठाज, अचीवमेंट्स ऑफ शिवाजी। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि मराठा से संबंधित आपके सिलेबस का पूरा टॉपिक कवर हो जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं शिवाजी के नेतृत्व में मराठों के उत्थान के कारणों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ मराठाज अंडर शिवाजी। या क्वेश्चन ये भी बन सकता है, दक्षिण में मराठा शक्ति के उत्कर्ष के कारणों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ मराठा पावर इन द डेक्कन। तो दक्षिण में मराठा शक्ति के उत्कर्ष के कारण पूछे या शिवाजी के नेतृत्व में मराठों के उत्थान के कारण पूछे, दोनों में आंसर यही आएगा। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं, मुगलों की सैन्यवादी नीति। औरंगजेब ने मराठों के दमन के लिए विशाल मुगल सेनाएं भेजी। मुगल सेना नायकों और सैनिकों ने दक्षिण पहुंचकर मराठों के प्रदेशों पर धावे बोले। हमने औरंगजेब जब पढ़ा था तो उसमें देखा था कि किस तरह से कौन कौन से सेनापतियों के माध्यम से एक के बाद एक औरंगजेब ने मराठों के विरुद्ध या दक्कन में अभियान किए। उसने उनके अनेक प्रदेशों पर अधिकार कर लिया, अनेक गांव उजाड़ दिए और खेती को नष्ट कर दिया। मुगलों की सैन्यवादी और आक्रामक नीति ने मराठों को संगठित होने के लिए प्रोत्साहित किया। शिवाजी ने अपने कुशल नेतृत्व से मराठों को अपने झंडे के नीचे, एक झंडे के नीचे संगठित किया, उन्हें एक योद्धा जाति के रूप में बदल दिया, परिणित कर दिया। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति ने मराठा शक्ति के उत्कर्ष में योगदान दिया। पहाड़ी प्रदेश होने के कारण यहाँ सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण हुआ, जो मराठों की सुदृढ़ रक्षा पंक्ति का काम करते थे। और इन दुर्गों की सहायता से मराठों ने उत्तर की ओर से आने वाले आक्रमणकारियों से सफलतापूर्वक अपनी सुरक्षा की और इन दुर्गों में छिपकर मराठे अपनी रक्षा कर सकते थे। महाराष्ट्र की पर्वतमालाओं और पहाड़ी दुर्गों ने मराठों को वीर योद्धा और साहसी तथा चुस्त घुड़सवार बना दिया। मराठों की सैनिक वृत्ति। महाराष्ट्र की कष्टदायक जलवायु, उबड़ खाबड़ और अनुपजाऊ प्रदेश के कारण मराठों को सैनिक व्यवसाय अपनाना पड़ा। कठोर और जोखिम भरे सैनिक जीवन में उनकी अभिरुचि हो गई। एक आदर्श सैनिक में जिन गुणों का पाया जाना आवश्यक होता है, वे समस्त गुण मराठों में महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, प्रकृति और जलवायु जन्म से ही उनमें उत्पन्न कर देती थी। अगला है मराठों की चारित्रिक विशेषताएं। महाराष्ट्र की उबड़ खाबड़ और अनुपजाऊ भूमि, कष्टप्रद जलवायु आदि के कारण मराठे अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक परिश्रमी, उत्साही, संघर्षशील, आत्मनिर्भर, चुस्त और फुर्तीले हो सके और इन गुणों के कारण वे श्रेष्ठ योद्धा बन सके। ऐसे मराठा सैनिक जब दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ युद्ध करते थे तो सफलता उनके चरण चूमती थी। मुस्लिम धर्मांधता और हिंदू विरोधी नीति के विरुद्ध प्रतिक्रिया। बहमनी राज्य के मुस्लिम सुल्तानों ने भी हिंदुओं पर अमानवीय अत्याचार किए। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना की, जिसने मुस्लिम सत्ता का प्रबल विरोध किया। 1565 ईस्वी में तालीकोटा या तालीकोट के युद्ध में मुस्लिम राज्यों ने विजयनगर राज्य को परास्त कर दिया, हरा दिया। और इस पराजय के बाद मुस्लिम विजेताओं ने विजयनगर राज्य को खूब लूटा, मंदिरों, मूर्तियों को ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया और हजारों हिंदुओं का निर्ममता पूर्वक वध कर दिया। मुसलमानों की हिंदू विरोधी नीति और अत्याचारों ने मराठों में घृणा और प्रतिशोध की भावना उत्पन्न कर दी और वे शिवाजी के नेतृत्व में संगठित होकर स्वराज्य की स्थापना के लिए प्रयत्नशील हो गए। धार्मिक जागरण। मराठा शक्ति के उत्थान में महाराष्ट्र के साधु संतों ने भी पर्याप्त योगदान दिया और इन संतों में चक्रधर, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास आदि प्रमुख थे। महाराष्ट्र के इन संतों ने मराठों में भाईचारे, सामाजिक समानता, धार्मिक सहिष्णुता और एकता की भावना उत्पन्न की और उनमें देश प्रेम, त्याग और बलिदान की भावनाएं कूट कूट कर भर दी।
इस प्रकार महाराष्ट्र के संतों ने मराठों में एकता, साहस, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावनाएं उत्पन्न की और उनमें यह दृढ़ विश्वास भी पैदा किया कि वे धर्म विरोधियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। मराठों की कूटनीतिज्ञता और यथार्थवादिता। मराठे विवेकशील, कूटनीतिज्ञ और यथार्थवादी थे। वे कोरे भावुकतावादी नहीं थे। वे अपनी स्वाधीनता की सुरक्षा के लिए शत्रुओं से युद्ध करते थे, परंतु अपने प्रबल शत्रु को कुटिलता और कूटनीति से भी पराजित करने की क्षमता उनमें थी। दक्षिण के मुस्लिम सुल्तानों और उनके अधिकारियों के संपर्क से उन्हें कूटनीतिक और राजनीतिक दांवपेचों का समुचित अनुभव हो गया था। मराठी भाषा और साहित्य। मराठी भाषा और साहित्य ने भी मराठों को एकता के सूत्र में बांधने में योगदान दिया। एकनाथ, तुकाराम, रामदास, वामन पंडित आदि संतों के भक्ति गीत, नीति वचन और उपदेश मराठों के प्रत्येक घर में गाए जाते थे। गोंडाली नायक ने वीरता के गीतों की रचना की। गोंडाली नायक साहित्यकार हुए हैं, संत हुए हैं गोंडाली नायक। वीरता के गीतों की इन्होंने रचना की और उन्हें गाकर उनका प्रचार किया। वे वीरता के गीत मुस्लिम निरंकुशता और अत्याचार के विरुद्ध प्रतिक्रिया थे। ये वीर गीत राष्ट्रीय उत्साह से ओतप्रोत थे और भरे हुए थे। मराठों का प्रशासनिक और सैनिक अनुभव। बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर आदि राज्यों में अनेक मराठा उच्च पदों पर आसीन थे। इनमें शाहजी भोंसले, मुरारी राव, जादव राव आदि प्रमुख थे। दक्षिण के सुल्तानों ने अपनी सेना में हजारों मराठों को भर्ती किया। प्रशासनिक और सैनिक अनुभवों के कारण भी मराठों को स्वराज्य स्थापित करने को प्रोत्साहन मिला। मराठों में स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना। प्रकृति ने मराठों के हृदय में सहज ही स्वातंत्र्य प्रेम भर दिया था। स्वावलंबी, परिश्रमी और संघर्ष प्रिय मराठा जाति विद्रोही और स्वतंत्रता प्रिय बनी रही। मराठों ने विदेशी सत्ता का प्रभुत्व हृदय से स्वीकार नहीं किया और मुस्लिम आक्रमणकारी और विजेता भी उन्हें अधिक समय तक अपने नियंत्रण में नहीं रख सके। मराठों के देश पर मुसलमानों का आधिपत्य स्थायी नहीं हो सका। आर्थिक दुरावस्था। मराठा शक्ति के उत्कर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण महाराष्ट्र की राजनीतिक और आर्थिक दुरावस्था भी थी, बुरी हालत भी थी। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा के सुल्तानों के शासनकाल में मराठे और भी अधिक निर्धन हो गए। इसके बाद बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर राज्यों के मुगलों से युद्ध हुए, जिन्होंने दक्षिण की आर्थिक व्यवस्था को और भी अधिक शोचनीय बना दिया। कृषि, उद्योग, व्यापार सभी चौपट हो गए। अतः मराठे निश्चय ही स्वराज्य को अपनी आर्थिक समस्याओं को दूर करने का एकमात्र साधन मानने लगे। शिवाजी का कुशल नेतृत्व। मराठा शक्ति के उत्कर्ष में शिवाजी का बहुमूल्य योगदान रहा। शिवाजी एक महान सेनापति ही नहीं थे, अपितु एक महान राष्ट्र निर्माता भी थे। शिवाजी ने अपने कुशल नेतृत्व से परमाणुओं की भांति बिखरे हुए मराठों को एकता के सूत्र में बांध दिया, उन्हें एक योद्धा तथा स्वाभिमानी जाति बना दिया। उन्होंने मराठों में साहस, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, देशभक्ति की भावनाएं कूट-कूट कर भर दी और स्वराज्य प्राप्ति के लिए उनमें अपूर्व उत्साह का संचार कर दिया। अब बात करते हैं शिवाजी की उपलब्धियां या विजय। शिवाजी की विजय। डिस्कस द राइज एंड द ग्रोथ ऑफ मराठा पावर अंडर शिवाजी। शिवाजी के अधीन मराठा शक्ति के उत्थान एवं विकास का वर्णन कीजिए या शिवाजी की विजयों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कॉन्क्वेस्ट्स ऑफ शिवाजी। अलग क्वेश्चन भी आ सकता है और एक साथ भी आ सकता है। शिवाजी एक वीर योद्धा, कुशल सेनापति और महान विजेता थे। उनकी प्रमुख विजयों को हम इस तरह से देखते हैं। सबसे पहले तोरण विजय। 1646 में शिवाजी ने बीजापुर के तोरण नामक दुर्ग पर अधिकार कर लिया।
इस दुर्ग में शिवाजी को 2 लाख हूण का कोष प्राप्त हुआ, खजाना प्राप्त हुआ। हूण मुद्रा थी उस समय की, हूण 2 लाख हूण का खजाना प्राप्त हुआ। शिवाजी ने रायगढ़, चाकन, सिंहगढ़, पुरंदर, सूपा आदि दुर्गों पर अधिकार कर लिया। ध्यान रखिएगा नाम इनके, रायगढ़, चाकन, सिंहगढ़, दुर्गों के नाम है ये, पुरंदर और सूपा। पूछा जा सकता है छोटे क्वेश्चन में। इन दुर्गों पर भी अधिकार कर लिया। जावली पर अधिकार 1656। जावली पर चंद्रराव मोरे का अधिकार था। चंद्रराव मोरे इसका अधिकार था। शिवाजी ने धोखे से चंद्रराव की हत्या करवा दी और 1656 में जावली के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। 1656 में चंद्रराव मोरे, ध्यान रखिएगा। डेट्स आपको ध्यान नहीं रहती है तो डरने की जरूरत नहीं है, आपको केवल कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, एक के बाद एक घटनाओं का वर्णन करना है। अफजल खां का वध 1659 में। बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के दमन के लिए, उन्हें मारने के लिए अफजल खां को भेजा। बीजापुर के सुल्तान ने, उसने धोखे से शिवाजी को बंदी बनाने की योजना बनाई और 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ दुर्ग के निकट शिवाजी और अफजल खां में भेंट हुई, मुलाकात हुई। अफजल खां ने भेंट करते समय अपनी तलवार से शिवाजी के पर प्रहार किया, परंतु कवच धारण करने के कारण शिवाजी के प्राण बच गए। तुरंत ही शिवाजी ने अपनी कटार और बागनख, ये हाथ में पहनने का एक हथियार होता है, बागनख अफजल खां के शरीर में घोंप दिए, जिससे अफजल खां की मृत्यु हो गई। अफजल खां के मरते ही शिवाजी के सैनिक बीजापुर की सेना पर टूट पड़े। लगभग 300 बीजापुरी सैनिक मारे गए और शेष जान बचाकर भाग निकले। इस विजय के बाद शिवाजी ने शीघ्र ही पन्हाला, ये दुर्ग था, पन्हाला का दुर्ग, पन्हाला, खेलना, ये भी दुर्ग था, और वसंतगढ़ आदि किलों पर अधिकार कर लिया। पहले किया था 1646 में रायगढ़, चाकन, सिंहगढ़, पुरंदर, सूपा। उसके बाद फिर 1659 में पन्हाला, खेलना और वसंतगढ़। कोंकण विजय 1657 ईस्वी में शिवाजी ने उत्तरी कोंकण पर आक्रमण किया और कल्याणी, कोलाबा, भिवंडी आदि नगरों पर अधिकार कर लिया। शीघ्र ही उन्होंने माहुली के दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया, माहुली का दुर्ग। तो ध्यान रखिएगा, ये क्रम भी मतलब आ सकता है। पहले इन्होंने किया रायगढ़, चाकन, सिंहगढ़, पुरंदर और सूपा के दुर्ग पर, उसके बाद पन्हाला, खेलना और बसंतगढ़ के दुर्ग पर, उसके बाद माहुली के दुर्ग पर। अब बात करें मुगलों से संघर्ष की, तो अहमदनगर और जुन्नार पर आक्रमण। जब मुगल सेना कल्याणी के किले पर घेरा डाले हुए थी, शिवाजी ने जुन्नार नगर पर आक्रमण किया और वहां से 3 लाख हूण और 200 घोड़े लूट लिए। शाइस्ता खां पर आक्रमण 1659 में औरंगजेब ने अपना मामा शाइस्ता खां को दक्षिण सूबेदार नियुक्त किया और उसे शिवाजी का दमन करने का आदेश दिया। 1660 ईस्वी में शाइस्ता खां ने पूना, चाकन आदि पर अधिकार कर लिए, इस चाकन के दुर्ग पर। 5 अप्रैल 1663 को शिवाजी ने अपने 400 चुने हुए सैनिकों को लेकर पूना नगर में प्रवेश किया और रात्रि के समय शाइस्ता खां पर अचानक धावा बोल दिया। यद्यपि शाइस्ता खां जान बचाकर भाग निकला, परंतु शिवाजी की तलवार के वार से उसका एक अंगूठा कट गया। इस आक्रमण में शाइस्ता खां का एक पुत्र, एक सेना नायक, 6 दासियां, 40 अंगरक्षक और सैनिक मारे गए। सूरत की प्रथम लूट। 2 बार शिवाजी ने सूरत को लूटा था, एक तो 1664 में, दूसरा 1670 में। सूरत की प्रथम लूट 16 जनवरी 1664। 16 जनवरी 1664 को शिवाजी ने सूरत नगर पर आक्रमण किया और सूरत नगर को 4 दिनों तक खूब लूटा। शिवाजी को सूरत की लूट में 1 करोड़ से अधिक का धन हाथ लगा। शिवाजी के विरुद्ध जयसिंह का अभियान। औरंगजेब ने परेशान होकर के शिवाजी का दमन करने के लिए जयसिंह और दिलेर खां को भेजा। 3 मार्च 1665 को जयसिंह और दिलेर खां पूना पहुंच गए। जयसिंह ने पुरंदर के किले को घेर लिया। 14 अप्रैल 1665 को, 3 मार्च को पहुंचे और 14 अप्रैल 1665 ईस्वी को मुगलों ने पुरंदर के किले के निचले भाग वज्रगढ़, ये पुरंदर किले का निचले भाग था वज्रगढ़, जैसे रणथंभौर दुर्ग के पहले एक जैन का दुर्ग पड़ता है उसी तरह से,
जिस पर जलालुद्दीन खिलजी ने 1296 में विजय प्राप्त की थी। तो वज्रगढ़ पर अधिकार कर लिया। इन विषम परिस्थितियों में शिवाजी ने मुगलों से संधि करने का निश्चय कर लिया। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण संधि, पुरंदर की संधि। यह अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसका। पुरंदर की संधि 11 जून 1665 को शिवाजी और मुगलों के बीच संधि हुई, जिसे पुरंदर की संधि कहते हैं। इस संधि की शर्तों की बात करें तो शिवाजी ने 23 दुर्ग मुगलों को दे दिए और इन 23 दुर्गों की वार्षिक आय थी 4 लाख हूण। तो 23 दुर्ग दे दिए 4 लाख हूण की आय वाले। शिवाजी के पास 12 दुर्ग जिनकी आय वार्षिक आय 1 लाख हूण थी, वो शिवाजी के पास छोड़ दिए गए। 12 दुर्ग 1 लाख हूण की आय के, 23 दुर्ग ले लिए 4 लाख हूण की आय के, और इस शर्त पर छोड़े कि वे मुगल सम्राट के प्रति राजभक्त बने रहेंगे और उसकी सेवा करते रहेंगे। तीसरा है, शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने की शर्त से छूट दे दी गई, मुक्ति दे दी गई कि आपको वहां पर हाजिरी देने की जरूरत नहीं है, परंतु यह तय किया गया कि शिवाजी का पुत्र संभाजी 5000 घुड़सवार सैनिकों के साथ मुगल सम्राट की सेवा में रहेगा। जिस तरह से मेवाड़ में अमर सिंह ने जहांगीर संधि की थी, तो अमर सिंह को छूट दे दी थी और उसके बेटे कर्ण सिंह को 5000 का मनसब देकर के वहां पे दरबार में जगह दी थी। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है, शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 घुड़सवारों के साथ सैनिकों के साथ मुगल सम्राट की सेवा में रहने का आदेश हुआ। शिवाजी ने यह भी वचन दिया कि जब कभी उन्हें मुगल सेवा के लिए आमंत्रित किया जाएगा तो वे उपस्थित रहेंगे। तो यही कारण था 1739 में आप देखिए नादिर शाह का जब आक्रमण हुआ तो मराठे हालांकि पहुंच नहीं पाए, लेकिन इसी शर्त के आधार पर वो मदद करने को तैयार हुए थे। शिवाजी ने यह भी स्वीकार किया कि यदि कोंकण और बालाघाट के प्रदेश उन्हें प्रदान कर दिए जाएं तो वह इसके बदले में 13 किस्तों में मुगल सम्राट को 40 लाख हूण देंगे, कोंकण और बालाघाट। उसके बाद शिवाजी का आगरा जाना। जयसिंह ने शिवाजी को ऊंची आशाएं दिलाई, उन्हें आगरा के शाही दरबार में जाने के लिए राजी कर लिया। अतः 16 मार्च 1666 को शिवाजी अपने पुत्र संभाजी और 5 प्रमुख अधिकारियों और 350 चुने हुए सैनिकों को लेकर आगरा के लिए रवाना हुए। 22 मई 1666 को शिवाजी ने आगरा पहुंचकर औरंगजेब से भेंट की, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का उचित सम्मान नहीं किया, उन्हें 5000 मनसबदारों के बीच खड़ा कर दिया। इससे शिवाजी नाराज हो गया और बादशाह के प्रति कुछ कठोर शब्द कहे और जल्दी ही शिवाजी और संभाजी को कैद कर लिया गया। शिवाजी का बंदीगृह से भाग जाना। इस संकटपूर्ण परिस्थिति में भी शिवाजी ने धैर्य, संयम और साहस नहीं छोड़ा और बंदीगृह से भागने की योजना बनाने लगे। और एक दिन अवसर पाकर शिवाजी और संभाजी अलग अलग टोकरियों में बैठकर बंदीगृह से भाग निकले। शिवाजी 12 सितंबर 1666 को अपनी राजधानी रायगढ़ पहुंच गए। शिवाजी की मुगलों से संधि। मुअज्जम और जसवंत सिंह के प्रयत्नों से, ये मुअज्जम बहादुर शाह था, औरंगजेब का बेटा जो शासक बना था उसके बाद। तो मुअज्जम और जसवंत सिंह के, बहादुर शाह के नाम से ये गद्दी पर बैठा था। मुअज्जम और जसवंत सिंह के प्रयत्नों से 1667 में औरंगजेब और शिवाजी के बीच एक संधि हो गई, जिसके अनुसार औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि को मान्यता प्रदान की। तो शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी? औरंगजेब ने दी 1667 की एक संधि के बाद। उनके पुत्र संभाजी को 5000 का मनसब प्रदान किया गया और बरार में एक जागीर दे दी गई। बरार। शिवाजी का मुगलों से पुनः संघर्ष। 1670 ईस्वी में दोनों पक्षों के बीच पुनः संघर्ष शुरू हुआ और 1670 ईस्वी में शिवाजी ने मुगलों के प्रदेशों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उन्होंने बरार पर आक्रमण किया और वहां से 25 लाख रुपए लूट में प्राप्त किए। इसके बाद शिवाजी ने कोंडाना दुर्ग तथा पुरंदर के किले पर भी अधिकार कर लिया। इसके अतिरिक्त शिवाजी ने कल्याणी, भिवंडी, माहुली, लोहगढ़, जुन्नार आदि किलों पर भी अधिकार कर लिया। अब आती है सूरत की दूसरी लूट। 3 अक्टूबर 1670 ईस्वी को शिवाजी ने सूरत पर दोबारा आक्रमण किया। 3 दिन तक सूरत नगर को खूब लूटा और सूरत की इस लूट में शिवाजी को 66 लाख रुपए का माल धन हाथ लगा और पहले 1 करोड़ से ज्यादा का माल हाथ लगा था। शिवाजी और मुगलों के बीच अन्य युद्ध। तो मराठों ने मुगल सेनापति दाऊद खां कुरैशी को हराया और इसके बाद शिवाजी ने बरार, बगलाना और खानदेश पर भी अधिकार कर लिया। 1671 ईस्वी में शिवाजी के सालहेर के दुर्ग पर भी अधिकार, शिवाजी ने सालहेर के दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया। सालहेर 1671।
उसके बाद है पन्हाला दुर्ग पर अधिकार। पन्हाला, पन्हाला दुर्ग पर अधिकार। पन्हाला के दुर्ग पर बीजापुर का अधिकार था। 1673 में मराठा सैनिकों ने पन्हाला दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया 1673 में। इसके बाद जुलाई 1673 में सतारा के दुर्ग पर अधिकार किया। तो देखिए आप क्रम पूछ लेता है कई बार इनका, तो पहले पन्हाला पर किया, दोनों ही 1673 में हुए, और उसके बाद जुलाई 1673 में सतारा के दुर्ग पर किया। उसके बाद शिवाजी का राज्याभिषेक की बात करें तो 16 जून 1674 को रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक बड़ी धूमधाम संपन्न हुआ। रायगढ़, ये राजधानी थी उनकी, रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया इन्होंने। अब शिवाजी मराठों के वैधानिक शासक बन गए और 4 अक्टूबर 1674 को शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक तांत्रिक विधि से दूसरी बार करवाया। तांत्रिक विधि से, गंगाधर करके कोई था, उससे करवाया पुरोहित, तांत्रिक विधि से 4 अक्टूबर 1674 को। तो पहले तो कराया 16 जून को, उसके बाद कराया, तो पहला राज्याभिषेक इन्होंने 16 जून 1674 को करवाया और दूसरा राज्याभिषेक 1674 में ही करवाया, लेकिन 4 अक्टूबर को दूसरी बार करवाया तांत्रिक विधि से। मुगलों से पुनः युद्ध। जुलाई 1674 में शिवाजी ने मुगल सेनापति बहादुर खां पर आक्रमण किया और उसके शिविर को लूट लिया। इस लूट में मराठा को लगभग 1 करोड़ रुपए और 200 घोड़े हाथ लगे। इसके बाद शिवाजी ने बगलाना, खानदेश और बरार के प्रदेशों पर आक्रमण किए और औरंगाबाद के उत्तर में समस्त मुगल प्रदेशों को लूटा। फरवरी 1675 को शिवाजी ने कोल्हापुर पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। कर्नाटक विजय 1677 ईस्वी में शिवाजी ने जिंजी के दुर्ग पर अधिकार कर लिया और इसके बाद उन्होंने वेलूर के किले पर अधिकार कर लिया। और 13 अप्रैल 1680 को बुखार के कारण शिवाजी की मृत्यु हो गई। 13 अप्रैल 1680 को।